हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अभी तक प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसके पिछले वाले वीडियो में हमने समाप्त कर दिया है। इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और इसके पीछे का जो हमारा मैथ्स का अध्याय है, अध्याय 1, 2, 3, वो सारी वीडियो हमने बना दिया है उन सभी का। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से चेकअप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को एक द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, ये आपको कुछ स्थितियां दी गई है और इनको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। यानी निरूपित का मतलब कि द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, चेंज करना है। तो चलिए देखिए क्या स्थिति है। क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। चलेगा। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है लंबाई। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञात कर देंगे। देखिए सबसे पहली बात समझने वाली बात है, आपको एक सूत्र याद होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, उसी से काम बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो अगर हम चौड़ाई को मान लें, अगर हम चौड़ाई को कोई चर राशि मान लें तो हमको क्या लंबाई मिल जाएगा, क्योंकि लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। तो चलिए फटाफट हम मानते हैं चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं ब्लू मार्कर ले लेता हूं, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल, फिर माना आयताकार भूखंड का चौड़ाई मानते हैं। चौड़ाई बराबर में x मीटर। नो प्रॉब्लम, हमने चौड़ाई मान लिया। तो भैया चौड़ाई जब x मीटर है तो लंबाई क्या होगा, देखिए लंबाई क्या है, चौड़ाई। देखिए फिर यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार देखिए ना, चौड़ाई आयताकार भूखंड का चौड़ाई लंबाई। देखिए अगर चौड़ाई x है, चौड़ाई क्या है, x है, तो देखिए लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या है, चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई का 2 गुना करते हैं। देखिए ये हमारा चौड़ाई का 2 गुना हो गया कि नहीं। x क्या है, चौड़ाई है, और इसका हमने 2 का गुणा कर दिया, मतलब चौड़ाई का 2 गुना कर दिया। चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा, तो 1 प्लस कर देते हैं, तो एक कुल मिला के आ जाएगा हमारा 2x + 1 मीटर। मीटर में सभी दिया है तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गया। अब हम सूत्र में बैठाते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो हमारा क्षेत्रफल दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर आयताकार भूखंड का
क्षेत्रफल बराबर में क्या दिया है 5 to 8 528 मीटर। ठीक है, ये आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। अब देखिए लिखेंगे क्या कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। नो प्रॉब्लम। आयत का क्षेत्रफल अब आप सभी जानते हैं सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई में होता है। अब बस इस सूत्र में सभी का मान रख दो। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई में हम चौड़ाई का मान रखते हैं, तो चौड़ाई लंबाई हमारा क्या है 2x + 1। नो प्रॉब्लम, 2x + 1 और चौड़ाई है हमारा x। ये क्षेत्रफल किसके बराबर है 528 मीटर। ठीक है, अब इसको हल कर दो। x का अंदर गुणा करोगे हो जाएगा 2x² और प्लस में हो जाएगा x और बराबर में हो जाएगा 528। 528 को इधर लाओगे तो हो जाएगा 2x² + x - 528 और बराबर में 0। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर मैं लिखता हूं यह ax² + bx + c = 0 के रूप का है अतः द्विघात समीकरण में निरूपित हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिएगा मैंने क्या लिखा है, यह ax² + bx + c = 0 के रूप का है। यह है, सच में है, अतः द्विघात समीकरण में निरूपित हो गया। ये आपने बातें लिख दी, काम आपका बन गया। ठीक है, ये आपका दूसरा का पहला बहुत ही हमने सिंपल तरीके से समझाया आपको बात भी समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं, जो कि आपके सामने क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कोई बात नहीं है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ज्ञात कर देंगे वो भी एकदम आसानी से। देखिए सबसे पहले आपको समझने वाली बात है कि दो क्रमागत का मतलब क्या होता है। जैसे क्या होता है, एक फिर आता है 2 फिर आता है 3, तो 1 और 2 मतलब एक के बाद क्या आता है क्रम। एक के बाद क्या आता है 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है 3। तो 1 और 2 ये दोनों संख्या क्या है क्रमागत है। 1 और 2 ये दोनों संख्या क्या है क्रमागत है। 2 और 3 ये दोनों संख्या क्या है क्रमागत है। 3 और 4 ये दोनों संख्या क्या है क्रमागत संख्याएं हैं। तो आपने क्रमागत संख्याएं के बारे में जान लिया। तो चलिए फटाफट हम इनको कुछ मान लेते हैं। सबसे पहले तो जो क्रमागत पूर्णांक कुछ मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, मैंने लिखा हल लिख दिया। ठीक, अब क्या मानेंगे, हमको क्या ज्ञात करना है उसको मान लेंगे। देखिए पूर्णांक को ज्ञात माना क्रमागत धन पूर्णांक x। भैया पहला वाला x मान लिया हमने, पहला वाला क्रमागत पूर्णांक क्या मान लिया x मान लिया। तो इसके बाद वाला क्या आएगा, मतलब हम 1 जोड़ेंगे तभी बाद वाला आएगा। अभी मैंने बताया कि 1 और 2 दोनों क्रमागत पूर्णांक है,
2 और 3, तो दोनों क्रमागत पूर्णांक है, तो 2 हमको ज्ञात है, तो हमको 3 कैसे मिलेगा? जब हम 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी हम x में क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे, तो हमारा x और x प्लस 1 क्या हो जाएगा? क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा। तो तथा माना क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, जो चीज दिया है उसको ले लेते हैं। देखिए क्या दिया है बाबू, दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो लिखिए दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है बाबू? 306। ठीक, ये आपको दिया है, तो ठीक है, हमको 2 क्रमागत पूर्णांक मालूम है और उसको हम गुणा करके बराबर 306 कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए हमारा एक पूर्णांक है x और दूसरा है x प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है भैया कि दोनों का गुणनफल क्या है? x प्लस 1 बराबर में 306। गुणा कर दो x का, x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा, और इसको इधर लेके आओ, तो यह प्लस है, इक्वल को जब ये पार करेगा तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का और बराबर हो जाएगा इधर 0। अब लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे? यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हुआ, के रूप में निरूपित हुआ। इतना लिख देंगे, आपका काम खत्म। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल, जो कि आपके सामने है। एक क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। इनकी आयु वर्षों का गुणनफल, इनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अभी नहीं 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि रोहन है और उसकी माँ क्या है? 26 वर्ष बड़ी है, और क्या कर रहा है? इनकी आयु वर्षों का गुणनफल, मतलब इनका जो उम्र है उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अभी वाला उम्र नहीं 3 साल के बाद वाला उम्र का गुणनफल कितना हो जाएगी? 360 हो जाएगी। अब कह रहा है हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो इससे आपको मतलब नहीं है, आपको तो किसी का आयु ज्ञात नहीं करना है, आपको केवल द्विघात समीकरण के रूप में बना देना है इस समस्या को। तो चलिए हम फटाफट देखते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें क्या करना होगा भाई कि हम अगर रोहन की आयु मान लेते हैं, रोहन की आयु वर्तमान आयु मान लेंगे, तो अगर हम उसमें रोहन की आयु में 26 वर्ष जोड़ दें तो उसकी माँ की आयु ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे
यहाँ पर हल, यहाँ पर मैंने लिख दिया हल। अब मान लेते हैं रोहन, रोहन की वर्तमान आयु बराबर में x वर्ष। तो भैया जब रोहन अभी x वर्ष का है तो उसकी माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। तो अगर तब फिर क्या लिखेंगे, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x प्लस में 26, नीचे लिख देता हूं मैं, क्या हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। ये बात आपको समझ में आए कि नहीं? देखिए रोहन जो है ना, रोहन की उम्र से उसकी माँ 26 साल की बड़ी है। तो अगर रोहन x वर्ष का है अभी तो उसकी माँ क्या हो जाएगी, x वर्ष में रोहन की उम्र में 26 जोड़ देंगे तो उसकी माँ की उम्र ज्ञात हो गई। तो ठीक है, अब इनकी वर्तमान आयु है। लेकिन यहाँ पर बातें क्या हो रही है, वर्तमान आयु की बातें नहीं हो रही है। यहाँ बातें हो रही है कि अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी इनकी आयु का गुणनफल। तो प्यारे बच्चों अभी तो यह x वर्ष का है और इसकी माँ x प्लस 26 वर्ष की है। तो अगर 3 साल बाद, तो मतलब 3-3 साल दोनों लोग बढ़ जाएंगे, 3-3 साल दोनों का उम्र बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम 3 साल के बाद का उम्र निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि 3 साल बाद रोहन की आयु, रोहन है कि रोशन है भैया, रोहन ही है, रोहन की आयु 3 साल बढ़ जाएगा। अभी यह x वर्ष का है। जैसे मैं बोलूं कोई लड़का अभी 5 साल का है, हाँ कोई लड़का है जो अभी 5 साल का है, तो भैया 3 साल के बाद एक कितना साल का हो जाएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे 3 साल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 साल के बाद 8 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये रोहन जो है अभी है x वर्ष, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, x प्लस में 3, नो प्रॉब्लम, वर्ष। ठीक है, तथा उसकी मां की आयु, मां भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगा x प्लस में 26 है और प्लस में 3, एक कुल मिला के हो जाएगा x प्लस में 29 वर्ष की हो जाएगी मां, नो प्रॉब्लम। हाँ अब क्वेश्चन के हिसाब से आया आपका उम्र। अब कह रहा है कि इनकी आयु वर्षों का गुणनफल, मतलब इनकी आयु x प्लस 3 रोहन की आयु है और x प्लस 29 उसकी माँ की आयु है। इनका गुणनफल क्या दिया है, 360 दिया है। तो कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या दिया है x प्लस में 3, नो प्रॉब्लम, और फिर है x प्लस में 29, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर में दिया है 360। ठीक है, अब इसका गुणा कर दो, x का पहले इस कोष्टक में गुणा करो तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 29x। अब फिर 3 का इस कोष्टक में गुणा करो तो हो जाएगा 3x और 3 का 29 में गुणा करेंगे तो 3 9 या 27 होता है,
हासिल लगेगा 2 और 3 दूनी के 6 होता है और हासिल 2 8 87 और बराबर में हो जाएगा 360। नो प्रॉब्लम। 360 को इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर और प्लस में 29x और प्लस में 29 और 29x और 3x को जोड़ दो। 29 में जब 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 32x आ गया और यहाँ प्लस में 87 है, फिर माइनस में 360 बराबर में आ जाएगा 0। एक लाइन और बढ़ा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब ये घटेगा तो देखिएगा 360 87 से बड़ा है और इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लेंगे हम, ले लिया। अब 360 में से 87 घटाएंगे तो देखिए यहाँ 0 में से 7 घटेगा नहीं, तो 10 में से 7 घटेगा, आएगा 3। यहाँ बच गया 5 क्योंकि 0 वाला हासिल एक लिया था, तो 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो एक हासिल देगा तो होगा 15। 15 में से 8 जाएगा तो बाबू आएगा 7 और यहाँ बचेगा 2 क्योंकि इन्होंने हासिल एक दे दिया था, तो हमने लिख दिया 273 बराबर में 0। अब क्या लिखेंगे, इधर में लिखता हूं, जगह नहीं है। यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हुआ। बस काम खत्म। ये आपका दूसरा का तीसरा समाप्त। तो हम लोग देखते हैं अब दूसरा का चौथा सवाल जो कि आपके सामने है। ये क्या बोल रहा है ना प्यारे बच्चों, कि कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक रेलगाड़ी है जो 480 किमी, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, एक समान चाल से तय करती है। मतलब उसका चाल जो है आगे पीछे नहीं हो रहा है, किसी स्टेशन भी नहीं रुक रहा है, वो बस चलती जा रही है एक ही स्पीड में। ठीक है, ये बातें कह रहा है। दूसरी बातें क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किमी पर आवर कम होती। क्या कह रहा है, अब जो रेलगाड़ी की चाल है, जो रेलगाड़ी की स्पीड है, उसको कह रहा है कि 8 किमी पर आवर कम होती, तो क्या करा है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है भैया कोई भी अगर किसी भी, मतलब जैसे कि कोई भी गाड़ी रहेगा, जब उसको हम धीमा चलाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा और तेज चलाएंगे तो समय जल्दी से पहुंच जाएंगे, कहीं भी पर जाना रहेगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हो, कोई भी गाड़ी रहे, चाहे साइकिल रहे, चाहे 2 पहिया गाड़ी रहे, चाहे 4 व्हीलर रहे, तो उसका अगर हम स्पीड कम करेंगे तो समय तो ज्यादा लगेगा ही। ठीक है, तो वही बात है। तो चलिए अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल से तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी लाइन की बात करूंगा। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, चाल मान लेते हैं। माना, यहां लिखेंगे हल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब देखिए दिया है
क्या दिया है कि रेलगाड़ी कितनी दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय की है रेलगाड़ी? 480 किलोमीटर। तो भैया यहाँ से देखिए, यहाँ हमको चाल दिया है, यहाँ दिया है दूरी। तो अगर हम इसको यहाँ से हम समय निकालेंगे कि इस चाल से इतनी दूरी तय करने में इस रेलगाड़ी को कितना समय लगा, वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल होता है। नो प्रॉब्लम, हमने लिख दिया दूरी और बटा में चाल। ये आ जाएगा आपका, दूरी कितना है? 480 किलोमीटर है और चाल है आपका x। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये तो पहली लाइन की बातें हो गई, ये हमारा जो पहली लाइन दिया है उसकी बातें हो गई। अब कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किमी पर आवर कम होती, तो ठीक है भैया, हम चाल को कम कर देते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल गाड़ी की रफ्तार कम होने पर चाल। भैया रफ्तार कम हो गया रेलगाड़ी, मतलब जो चाल था उस चाल से नहीं जा रहा है, उस स्पीड से नहीं जा रहा है, वह 8 किमी पर आवर कम हो गई है। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं x माइनस में 8 किमी पर आवर। प्यारे बाबू, पहले तो जा रहा था x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन अब क्या जा रहा है? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूरी उसका वही है 480 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से भी तो हमको समय निकल जाएगा, तो निकालते हैं इसके हिसाब से। जब रफ्तार कम हुआ है तब रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, लिखना ज्यादा पड़ रहा है, सवाल ही ऐसा है, लिया गया समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल, और दूरी हमारा यही है 480 और बटा में चाल है, चाल हमारा काम हो गया। ठीक है, ए हो गया, नो प्रॉब्लम, ए आपका आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, मतलब जब इस चाल से जा रहा, जब x किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है तब पहुंच जा रहा है, लेकिन जब x माइनस 8 किलोमीटर की पर आवर से जा रहा है तो वह 3 घंटा ज्यादा समय ले रहा है, मतलब ये वाला ज्यादा समय ले रहा है। तो अगर हम इसमें इस समय में से इस समय को घटा दे, अगर हम इस समय को घटा दे तो 3 घंटा वाला हमको समय ज्ञात हो जाएगा कि नहीं ज्ञात हो जाएगा? ज्ञात हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि इस चाल से जब जा रहा है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की जब जा रहा है तो 3 घंटा ज्यादा समय ले रहा है, तो मतलब इसका समय माइनस इसका समय बराबर में 3 घंटा। ठीक है, वही चीज करेंगे हम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जगह बहुत कम है तो मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट।
अब हम इसको मिटा देते हैं, फिर किसको, इसमें से और इसमें इसको और माइनस इसको करेंगे, बराबर में 3 दिखाएंगे। ठीक है, वही चीज करेंगे। जो हमारा दूरी तो सबका सेम है, तो 480 बटे में x माइनस 8 माइनस करेंगे 480 बटे में x और बराबर में करेंगे 3। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा जो हमारा लेट से पहुंच रहा था, जो हमारा गाड़ी का रफ्तार कम हुआ था, लेट से पहुंच रहा था, उसका समय और माइनस जो समान चाल से तय कर रही थी दूरी, उसका समय माइनस कर दिया। 3 घंटा आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको सिंपल से हल है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, मैंने सोचा बराबर का चिन्ह है, तो x माइनस 8 हो जाएगा एलसीएम और फिर हो जाएगा x, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ से होगा, यहाँ से इसका भाग जब हम इसमें देंगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, बचेगा x वाला पोर्शन, तो x का इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 480x। ठीक है, अब देखिए फिर अब इसका इसमें भाग देंगे, तो इसको भाग देंगे तो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, x वाला बचेगा a वाला, तो इसमें गुणा हम करेंगे तो 480x। ठीक है, फिर माइनस माइनस हो गया। अब इसका गुणा 8 का गुणा हो जाएगा, इधर गुणा होगा तो हो जाएगा 8 शून्य 0 और 8 अट्ठे होता है 64, अब हासिल आएगा 4, फिर 8 चौके 32 और 32 4 हो जाएगा 36। ठीक है, इसका देखिए 8 का गुणा किया हूँ 8 0 0, फिर 8 अट्ठे होता है 64, 64 की 4 हासिल लगेगा 6, फिर 8 चौके 32 और 32 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38। ठीक, ये हो गया आपका इतना। अब इस सभी को उधर भेज दो, बराबर में 3 है हमारा, बराबर में 3। अब इसको उधर भेजिए और देखिए ये हमारा कट जाएगा, नो प्रॉब्लम। 3840 आ गया, 3840 बराबर में 3। अब देखिए इसका अंदर गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, नो प्रॉब्लम। अब 3 का अंदर गुणा करिएगा, इधर मैंने इसका गुणा किया, ठीक है, गुणा करके और फिर मैंने उसको उधर भेजा। देखिए इधर क्या है, भाग में है, जब इक्वल को क्रॉस करेगा तो गुणा में हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब 3 का हम अंदर क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो हो जाएगा 3840। 3 का अंदर गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर और फिर माइनस 3 अट्ठे 24x। इसको उधर भेजिए तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 24x और फिर माइनस हो जाएगा 3840 बराबर में हो जाएगा 0। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह क्या लिखेंगे, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है। अतः द्विघात समीकरण में निरूपित हुआ, नो प्रॉब्लम। ये आपका दूसरा का चौथा खत्म। हाँ तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।